Good morning to all of you. So, my dear students, चलिए आज हम नेक्स्ट लेक्चर में हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। पर उससे पहले क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है अपना फंक्शंस, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे थे रिलेशंस के बारे में, जिसमें कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आज मैं जो रिलेशंस हैं, मैं सबसे पहले आपके डाउट्स लेना चाहूंगी। ठीक है, पिछले अगर कुछ लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम हम ऐड नहीं है, सो ऑल दीज थिंग्स आप देख लीजिए, कोई ग्रुप पे मैसेज कर सकता है डाउट्स। सो पहला, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन which is symmetric as well as anti-symmetric. Symmetric as well as anti-symmetric. देखिए स्टूडेंट्स, आपको लगता है कुछ स्टूडेंट को कि जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब ये सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है, इनके इंटरसेक्शन में भी कुछ हो सकता है कि दोनों भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सा भी ना हो, बिल्कुल अलग अलग रहे, ये सिमेट्रिक है और ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर वेन डायग्राम बना रहे हैं, ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक अलग अलग पड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास हर तरह के एग्जाम्पल है। चलिए मैं आज आपके लिए सबसे पहले यही डाउट्स लेके आई हूँ कि मैंने देखा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ये डाउट्स हैं। देखिए सिमेट्रिक ने क्या कहा कि इफ AB belongs in R, this implies BA should be in R. तो देखिए सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि यदि AB ने रिलेशन में आया तो BA को आना पड़ेगा, पर इसने ये तो नहीं कहा ना कि अगर AB ना आए तो BA आए या ना आए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो उसके बारे में खुली चॉइस है, फ्रीडम है पूरी। तो एग्जाम्पल लिखें। अब हमें कैसा चाहिए जो सिमेट्रिक भी हो एंटी भी हो। अब ये तो हुई सिमेट्रिक की बात, और एंटी क्या कहता है, यदि ए बी आ जाए बी ए बिल्कुल ना आए। तो अब आप सोचिए कैसा एग्जाम्पल ढूंढेंगे आप। जस्ट ए मिनट, एक मुझे इरेजर लेने दीजिए, ये यहां से रब कर देती हूँ एक बार। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। तो अब आप सोच रहे होंगे कैसे लें। तो देखिए जो ए वाले हैं उसने इसने भी मना नहीं किया और इसने भी मना नहीं किया, तो इसका मतलब लेट एग्जाम्पल में ले लीजिए a इज इक्वल्स टू 1 2, और साथ में r इज इक्वल्स टू ले लीजिए 1 1 1 2, और चाहे आप r में ले लीजिए 1 1। ये दोनों एग्जाम्पल इसमें सिमेट्रिक भी है एंटी सिमेट्रिक भी है। R1 लिख लेते हैं, दो रिलेशन बनाए ना, और चाहे आप एक और R3 भी ले लीजिए, केवल 2 2। ठीक है, सो R1 देखिए क्योंकि ना तो इसमें 1 2 आया, अगर 1 2 आता तो 2 1 भी आता, तो सिमेट्रिक की प्रॉब्लम तब देखनी होती। इसमें जब 1 2 ही नहीं है तो 2 1 को हम ढूंढेंगे ही नहीं। सिमिलरली अगर 1 2 आता तो 2 1 नहीं होना चाहिए था, जब इसमें 1 2 नहीं है 2 1 भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R1 R2 एंड R3 आर सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। तो मुझे लगता है कि अब डाउट नहीं रहेगा, सिमेट्रिक एंड क्या हो रहा है एंड एंटी सिमेट्रिक। ओके,
ये दोनों हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे सिमेट्रिक भी हुआ और एंटी सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक ने ये कहा कि जब जब ए बी आ जाए तब तब बी ए ना आए, और एंटी ने कहा जब ए बी आएगा तो बी ए नहीं आना चाहिए। तो जब ए बी भी नहीं है, बी ए भी नहीं है, और सिमेट्रिक ने ये तो नहीं कहा ना कि हमेशा ही ए बी आ जाए। ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। पेन किधर गया? नंबर 2, चलिए अगले ही पेज पे लिख लेते हैं, या इसको रब रब नहीं करते। एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, कभी कभी ये एग्जाम में भी आ जाता है, रिलेशन विच इज नाइदर सिमेट्रिक, ना तो सिमेट्रिक हो और ना एंटी सिमेट्रिक हो। अब देखिए एक मैंने ऐसा एग्जाम्पल बना दिया जिसमें दोनों है, वो सिमेट्रिक भी है एंटी सिमेट्रिक, यानी कि इनके इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। अब एक ऐसा ना तो सिमेट्रिक है ना वो एंटी सिमेट्रिक, यानी यहाँ कहीं बीच में, ना तो वो सिमेट्रिक में आया ना एंटी सिमेट्रिक में, कहीं ये वाला। ठीक है, नॉर एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए आगे लिख लेते हैं। अब तो सीधा एग्जांपल दे दें, डेफिनेशन में पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। आप ले लीजिए a इज इक्वल्स टू 1 2 3, चाहे आप 3 ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए, दैट इज अप टू यू। a में 3 एलिमेंट्स ले लिया आपने, और r लिखिए। देखिए हम ले आए 1 2, बस इतना ही काफी है। 1 2 ले आए, अब ना तो ये सिमेट्रिक रहा, r is not symmetric, और एक काम करते हैं, रुकिए अभी और बढ़ा लेते हैं इसको कि सिमेट्रिक भी ना हो और एंटी सिमेट्रिक भी ना हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा बड़ा करेंगे सेट को, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक खत्म करना है ना। हाँ ठीक है, ये ले लिया, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि देखिए 2 3 तो आ गया, कौन लगा दीजिए, 3 एलिमेंट है, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स इन आर। भाई जब जब 2 3 आए तो तब तब 3 2 को आना चाहिए था, इसी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, ये पॉइंट नोट किया आपने। आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, क्यों नहीं है अब एंटी सिमेट्रिक भी? क्योंकि उसने ये कहा था 1 2 आ गया तो 2 1 ना आए, 1 2 एंड 2 1 बोथ बिलोंग्स टू आर, सॉरी बिलोंग्स टू आर, दोनों आर में है। ये तो उसको चाहिए ही नहीं था, इसको तो ये चाहिए था कि वन ऑफ देम कोई एक आ जाता। भाई ये तो दोनों दुश्मन है, ये दोनों एक साथ कैसे आ गए? तो ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ना ये सिमेट्रिक है ना ये एंटी सिमेट्रिक है। तो एग्जाम्पल पता चल गया। सो ऐसा एग्जाम्पल है ये कि ना तो सिमेट्रिक है ना ये एंटी सिमेट्रिक है। पिछला एग्जाम्पल जो कि सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, कोई सा भी ले लीजिए, देखिए ये वाला। ठीक है, सो अब आपको शायद समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव के बारे में डाउट है तो मैं एक एग्जांपल ऐसा भी लिख देती हूँ कि गिव एन एग्जांपल विच इज, अब आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जो सिमेट्रिक होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है। विच इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव भी सब कुछ जरूरी नहीं है हो, तो ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी रिलेशन होता है, लेकिन
रिफ्लेक्सिव। अब देखिए एग्जांपल लिख देते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 2 और r इज इक्वल्स टू लिख लीजिए। सिमेट्रिक तो बनाना है ना, लीजिए छोटे से छोटा एग्जांपल 1 1 ले लीजिए। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? एज 2 2 नहीं है, क्योंकि हमने तो ये कहा था रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में कि जितने भी एलिमेंट ए में हैं सबके सेल्फ पेयर आर में प्रेजेंट होने चाहिए। पर 2 तो है ए में, लेकिन इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या होगा? 2 2, वो तो आर में नहीं है। ओके, क्लियर होगी बात? तो ये जो बात है आपको ये ध्यान रखनी है कि जितने ए में एलिमेंट हो उनके सबके सेल्फ पेयर वहां हो। 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ना तो कोई 1 2 है यहाँ, तो जो 2 1 चाहिए होता, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक। क्योंकि देखिए सिमेट्रिक डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। उसने ये कहा जब भी ऐसा हो जाए, सपोज करिए आप जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं कि जब जैसे ही बारिश होगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सो ये कंडीशनल है, अगर बारिश नहीं हुई तो आपने कुछ नहीं कहा ना, बारिश होने में आप जा भी सकते हैं नहीं भी। ओके, सो सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, चलिए तो ये थे आपके डाउट्स जो कि लिख दिए आपने। एग्जाम्पल लिख दिया सिमेट्रिक का जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही आप रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि सिमेट्रिक ना हो। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लिख देती हूँ मैं। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे? R इज इक्वल टू, पहले A ले लीजिए, 1 2, ठीक है, बहुत छोटा ही एग्जाम्पल बना रही हूँ मैं। 1 1 रिफ्लेक्सिव तो करना है ना उसको, तो 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, बस एक 1 2 रख दीजिए। रिफ्लेक्सिव को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कितने भी आ जाए, पर 1 1 2 2 3 3 जितने भी ये एलिमेंट है उनके सेल्फ पेयर आने चाहिए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 तो आर में आ गया, बट 2 1 2 1 नहीं आया आर में, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो चलिए, अगर इसमें अब कोई डाउट हो तो फिर आप बता दीजिएगा। आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने आज के लेक्चर पे। क्या है आज का लेक्चर? फंक्शंस। अब हमने अब तक पढ़े रिलेशन। क्या था रिलेशन? रिलेशन आर is a subset of A क्रॉस B, जब A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे। ठीक है, तो R क्या है? इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे। ठीक है, अब बहुत सारे रिलेशंस थे, ये भी हमने काउंट किया क्योंकि रिलेशन क्या है? सबसेट। इफ A has n एलिमेंट, B has m एलिमेंट, तो A क्रॉस B कितने रख लेगा? mn एलिमेंट्स। और R क्या है? सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं? ये सब तीनों पिछले लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस आपको रिकॉल करा रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर A क्रॉस B की कार्डिनलिटी ले लीजिए। A क्रॉस B की कार्डिनलिटी क्या है? mn, सो 2 टू दी पावर mn। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन A क्रॉस B में इतने हो सकते थे। अब उनमें से कुछ रिलेशन हैं जो कि फंक्शन बन जाएंगे। कैसे? A relation F from a non-empty set to another non-empty set is said to be function। देखिए कैसे, अब फंक्शन पे आ रहे हैं जिसे हिंदी में फलन भी कहते हैं आप। ठीक है, A B, ठीक है, तो A to B F is a function। दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, A is not equal to 5, B is not equal to 5। ठीक है, अब हम A से B के ऊपर फंक्शन की बात कर रहे हैं। क्या होगा? क्या किसे कहते हैं फंक्शन? कब
जब यहाँ के सब एलिमेंट के लिए फॉर ईच एक्स बिलोंग्स इन ए, हर एक्स के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एफ एक्स यहाँ मिल जाए, ओके, और वो यूनिक हो, ऐसा ना हो जाए कि यहाँ ये 1 था, इस सेट में ए के अंदर 1 है, बी के अंदर 2, ये क्या हो रहा है, 2 3 ये है, कभी ये 1 2 पे भी चला जाए, कभी 3 पे भी चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नो, ठीक है। तो ऐसा ना हो जाए, इसी बात को कहते हैं यूनिक। सो ईच एलिमेंट, ईच का मतलब तो दो बातें याद रखिए, ईच मतलब प्रत्येक, यूनिक का मतलब है एक से ज्यादा ना हो, ठीक है, ठीक है, केवल और केवल एक। तो हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पर fx हो, यूनिक एलिमेंट y हो, तो हम कहेंगे कि तब एक फंक्शन है। अब देखिए मैंने क्यों कहा कि कुछ ही रिलेशन फंक्शन बनेंगे, सी हियर। आपने क्या लिया था जब a क्रॉस b लिखते थे आप, कि 1 a b, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ a b, तो जब आप a क्रॉस b लिखेंगे तो आप मुझे जस्ट बताइए क्या क्या आ जाएगा, 1 a 1 b 2 a 2 b। अब सपोज करिए आपने आर में क्या ले लिया, 1 a और 1 b, ठीक है। अब ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 2 2 पे नहीं जा सकता है फंक्शन के अंदर। सो ये आर इज रिलेशन बट नॉट फंक्शन, बट नॉट फंक्शन, क्यों, क्योंकि 1 तो 2 2 पे चला गया, 1 के साथ एक बार a, 1 की इमेज एक बार b, तो इसे बोलते हैं हम, जो भी x के कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट गया उसे बोलते हैं हम इमेज, x की इमेज अंडर f। f एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब ये एक तरह का ऑपरेटर है जिसने ये इनपुट लिया और यहां से आउटपुट आ रही है, ठीक है, ये आउटपुट है, ओके, तो उसे कहते हैं हम फंक्शन, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फंक्शन कैसे, चलिए हम एग्जांपल दे देते हैं, जस्ट सेकेंड। चलिए तो अब आप सोच रहे होंगे कि फंक्शन कैसे, तो आपको पता चल गया कि एक हर ए सेट के ए के अंदर, अब देखिए फंक्शन कौन कौन बनाएगा कौन कौन नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल शो करूंगी डायग्राम से, फंक्शन का एग्जांपल पहले डायग्राम से शो कर लेते हैं, फिर सपोज करिए ए है, ये बी है, यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर ए बी सी। अभी हमें कुछ नहीं पता कि किसमें ज्यादा एलिमेंट है किसमें कम, हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं। 1 ए पे चला जाए, 2 बी पे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है। दूसरा 1 2, अभी यही सेट लेके चल रहे हैं, यहाँ 1 सी पे चला जाए, 2 ए पे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है। बट अगर 1 2 ए बी सी 1 और 2 दोनों एक पे चले जाएं, हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी फंक्शन है। हमने ये कहा था कि एक पर्सन एक टाइम में दो दो जगह नहीं जा सकता, इसका मतलब ऐसा ना हो कहीं 1 2, अब ये तो खाली रह जाए, क्योंकि हमने क्या कहा है, ईच, हर एलिमेंट के लिए, मतलब आप ऐसा नहीं है अगर क्लास में 100 स्टूडेंट हैं तो सभी को एक ना एक रोल नंबर मिलेगा, और वो रोल नंबर भी कैसा होगा, यूनिक, कि एक स्टूडेंट के दो दो रोल नंबर तो नहीं हो सकते, तो ऐसे ही हम बनाते हैं फंक्शन, ओके। सो ये सेट ए है, ये सेट बी। अब
वन को आप कह रहे हैं, सपोज दिस इज स्टूडेंट, कोई फर्स्ट स्टूडेंट है, अब कह रहे हो आप उसका मैडम रोल नंबर तो उसका ए था, अब दूसरी बार कहा किसी ने कि नहीं मैडम इसका रोल नंबर तो सी है, नहीं, तो वो स्टूडेंट का कुछ ना कुछ डाटा मिस प्रिंट हुआ है, ये फंक्शन नहीं है। समझ आ गई बात? एक दो स्टूडेंटों का, खैर अभी तो हम रोल नंबर की बात कर रहे हैं तो रोल नंबर 1 1 फंक्शन होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी को रोल नंबर ही ना मिले, जैसे ये खाली रह गए, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ फंक्शन के पिक्टोरियल एग्जांपल। अब हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं फंक्शंस के एग्जांपल। मैथमेटिकली हम लिखते हैं लेट f is a function from a to b। अब ये जो a है इसको क्या बोलते हो आप? डोमेन। कहीं ऐसा ना हो इस पे फंक्शन ही डिफाइन ना हो, और इस सेट के जो कलेक्शंस होंगे इसको बोलते हो आप कोडोमेन। एक सेकेंड, कोडोमेन, ये डोमेन ये कोडोमेन, ठीक है, बी को कोडोमेन बोलते हो। तो अब आपने क्या चाहते हैं, सपोज करिए मैंने एक एक्स इकट्ठा किया सच दैट यहाँ वो एक्स आए, सॉरी, अब हम क्या चाहते हैं, कहीं ऐसा भी तो ना हो जैसे इस केस में, आप देखिए मैं हर एक केस में बताती जाऊंगी कि एक्स क्या है। हमने वो एक्स इकट्ठे कर ली, एफ एक्स इकट्ठे कर लिए सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ए, यानी कि एक्स को तो ए में जा रहा है, हर एक्स के लिए आपने एफ एक्स इकट्ठा कर लिया कि जो जो एक्स की इमेजेस आती गई, क्योंकि ये क्या है, एफ एक्स को क्या बोलोगे, एफ एक्स इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, मैंने बोला भी था अंडर एफ, कि फंक्शन के अंडर उस एक्स एलिमेंट की इमेज क्या आई, एक्स किसके ऊपर ऑपरेट हुआ, एक्स कहाँ गया, जैसे एक्स यहाँ वन कहाँ गया ए पे, तो वन की इमेज क्या हुई ए, टू कहाँ गया बी पे, तो टू की इमेज क्या हुई बी, f2 इज इक्वल्स टू बी, f1 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सारे एफ इकट्ठे कर लिए, तो उसे बोलते हैं हम रेंज, देन x is called range। अब देखिए x किसका सबसेट होगा, x b का ही तो सबसेट होगा, क्योंकि b में तो सारे एलिमेंट थे, और x में हो सकता है b पूरा आ जाए, हो सकता है जैसे यहाँ एक बचा रहा ना, तो b में तो 3 एलिमेंट है लेकिन x में यहाँ a और c, जो जो इमेज आती गई उन्हें इकट्ठा कर लिया, उन्हें बोलोगे आप रेंज सेट, रेंज सेट ऑफ f। तो रेंज ऑफ f क्या है कि सारी इमेजेस का कलेक्शन इकट्ठा कर लेना इज कॉल्ड रेंज, और डोमेन क्या है, जो जहां से एलिमेंट बिलोंग करेंगे जिस पे फंक्शन डिफाइन होगा, कोडोमेन क्या है, जहां पर आप दूसरे सेट जिसमें आप ऑपरेट करने के बाद जहां इमेजेस का कलेक्शन देखोगे, ठीक है। तो पहले केस में एक्स बता दीजिए, पहले केस में एक्स क्या आएगा, ए और बी, तो यहाँ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a और b, यहाँ x में क्या आ जाएगा a और c, रेंज सेट इकट्ठा कर रही हूं मैं, रेंज, ठीक है, इस रेंज इक्वल्स टू रेंज, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा a, रेंज सेट x इज इक्वल्स टू केवल a, क्योंकि यहाँ तो और कोई इमेज ही नहीं गई ना, b और c तो खाली है, और यहाँ नॉट फंक्शन, तो हम रेंज की और कोई अलग बात करेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल मैथमेटिकली कैसे लिखें हम, जैसे f एक फंक्शन है कहां से कहां, a टू b such that fx is equals to x square। अब देखिए आपने क्या किया, a is equals to क्या है, एक सेकेंड,
क्या हो रहा है ये? a इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1 2, ठीक है। b में क्या आपके पास है 4, सॉरी एक सेकेंड पूरा लिख लेते हैं। 1 4 6 8, ठीक है। हमारे पास b में इतने एलिमेंट हैं और fx को जाना है एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी x होगा उसका स्क्वायर कर देंगे आप। तो देखिए कैसा फंक्शन बन जाएगा 1 2 1 4 6 8। तो 1 किस पे जाएगा 1 अपने स्क्वायर पे जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बच गए, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बन गया आपका, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज मिल गई और इमेज भी यूनिक मिल गई, यहाँ पर ईच और यहाँ पे यूनिक, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये एक फंक्शन है। एग्जाम्पल 2, f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं p बाई q फॉर्म के होते हैं, और रेशनल नंबर 1 से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये वाले नंबर्स जो होते हैं आपके पास 1 to infinity। तो आप जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए फिलहाल हम इसमें हमारा q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q का GCG 1 होना चाहिए। ये सारी डेफिनेशन हमारी q की है। तो अब हम कैसी एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन का है fx इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो आप चेक कर लेंगे क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए इमेज मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये तो हुई फंक्शन की बात। अब आप देख रहे हैं लास्ट में हमने बनाई थी वैरायटी। जब हमारे सारे फंक्शन किसी एक पे चले जाएं तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, जब हमारे एक एलिमेंट किसी एक पे ही जाए और बाकी सब खाली बचे रहें तब क्या कहेंगे। तो इसके बेसिस पे आता है इनका कैटेगराइज करना। तो क्लासिफिकेशन क्या है 1 1 1 1, फिर ऑन टू, ये हमारे दो तो मेन टाइप है, फिर मैनी वन और इनटू, चार टाइप के फंक्शंस हैं, ठीक है। सो मैं जरा यहाँ लिख देती हूँ functions are basically are of 4 types, ठीक है। चार टाइप के हैं क्या, 1 1 फंक्शन, नंबर 2 on to function, number 3 many one, and number 4 is into, ठीक है। into फंक्शन, many one फंक्शन, into फंक्शन। अब देखिए इनके नाम से ही आपको वैसे क्लियर हो रहा होगा, 1 1 में एक एलिमेंट एक पे ही जाए और एक से ज्यादा ना जाए, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले। चलिए अब हम देख लेते हैं व्हाट इज 1 1। A function is called 1 1 if fx1 equals to x, fx2 implies x1 equals to x2, ये सभी x1 x2 के लिए हो जितने भी a में हैं। तो इसका क्या मतलब है मैं जरा आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक a है, ये हमारे पास एक b है। अब आपने क्या कहा, ये एक x1 है, ये एक x2 है, ये एक fx1 है, ये एक fx2 है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, वैसे तो हम क्या चाहते हैं 1 1 में कि अगर x1 जाए तो वो fx1 पे जाए, x2 जाए तो वो fx2 पे जाए, और ऐसा ना हो कि x1 fx2 पे भी चला जाए या x2 fx1 पे, सब एक एक पे जाए, ठीक है।
तो इस टेक्निक को हमने दूसरे ढंग से क्या कहा कि यदि दो इमेजेस यहाँ तुम्हें दिख रही हैं कि दोनों की इमेज सेम है, मतलब अगर 1 और 4 फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि x1 x2 इसीलिए लिखा गया है, तो जो f1 अगर f4 के इक्वल आ गई है, मतलब वो कोई एक ही एलिमेंट था, तो इसका मतलब वो एलिमेंट भी सेम हो, वो एलिमेंट भी अलग नहीं हो सकते। फिर अगर उन दोनों की इमेज सेम है तो इसका मतलब एलिमेंट भी सेम है, इसका मतलब है। और हम ये कह सकते हैं कि यदि x1 x2 के इक्वल नहीं है तो fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए, मतलब 1 की इमेज कुछ अलग आएगी, 2 की अलग आएगी, -1 की कुछ अलग आएगी। तो ये हम क्या कहते हैं। तो अब कैसे टेक्निक क्या है 1 1 देखने के लिए। जैसे ही आप 1 1 देखना चाहते हैं, आपको दिया गया, सपोज करिए एग्जाम्पल 1 1 का एग्जाम्पल, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपको लगेगा कि मैडम तो एक्स स्क्वायर पे दे दिया। इस पे देखिए सेट क्या ले रही हूं, वेयर f is a function from a to b, a is equals to 1 2 and b is equals to 1 4 and 8। ठीक है, ये a है, ये b है। अब आप चेक करिए, देखिए बनाते हैं। 1 2 यहाँ लिख लिया आपने, 1 4 8। 1 किस पे जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर करना है तो 1 1 पे चला जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, 2 4 पे। तो कोई अलग नहीं गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब ये फंक्शन इस सेट के ऊपर f is 1 1 on these, f is a 1 1 function the set a to b। ये बात ध्यान रखिएगा कि फंक्शन हमेशा ऐसे नहीं होता कि आज ये 1 1 बन गया तो ये हमेशा 1 1 रहेगा। फंक्शन किस सेट के ऊपर 1 1 रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन हमेशा या तो 1 1 रहता है या ऑन टू रहता है। ठीक है, सो ये हुई 1 1 ऑन टू की बात। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, कि हमारे सॉफ्टवेयर में तो सब कुछ सही चल रहा है। यस, ठीक है। सो चलिए, ये हो गया 1 1। पर अगर मैं यही फंक्शन किसी दूसरे सेट के ऊपर ले लूं, एक सेट में 1 और -1 ले लूं और दूसरे सेट में 1 2 ले लूं, तो ये 1 1 नहीं बनेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, बैक यहीं चले जाते हैं। ये एक सेकेंड, चलिए, बट इफ a is equals to 1 and -1, b is equals to 1 2, तो ये 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए -1 ये 1 और यहाँ ये 1 और 2, -1 एक्स स्क्वायर के अंदर 1 और 1 की भी इमेज 1, नॉट 1 1। तो पता चल गया एक ही फंक्शन दो सेटों के ऊपर अलग अलग बिहेवियर रख सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों इमेजेस को इक्वल रखना होगा। क्वेश्चंस कैसे करने होंगे हम देखेंगे, जो भी इमेज दी होगी हम उसे इक्वल रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या x1 इक्वल्स टू x2 है इस सेट में, और अगर x1 इक्वल्स टू x2 आया केवल और केवल तो 1 1, और अगर x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी कोई और वैल्यू आई तो फिर 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अब मैंने उल्टी बात लिखी है कि अगर आपका x1 इक्वल्स टू x2 और इम्प्लाइज fx1 करोगे तो ये उल्टी कंडीशन हो जाएगी और फिर इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा इस कन्वर्जन से। इस कन्वर्जन को आप ऐसे देखते हैं कि यदि इमेजेस इक्वल तो एलिमेंट्स भी इक्वल, या आप ऐसे देख सकते हैं कि यदि दो एलिमेंट अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, नोट कर लीजिए कि जो इंजेक्टिविटी और
फंक्शन का जो वनवननेस है वो दोनों पे डिपेंड करती है। क्या तो आपने डोमेन लिया है ए और क्या आपने एफ लिया है। ऐसा नहीं कि आप कोई एक एफ लेके हमेशा वन वन कह देंगे, नहीं। और आप किसी डोमेन पे भी हमेशा नहीं बोलेंगे, या तो फंक्शन जैसे ही चेंज होगा उस डोमेन पे हमेशा वनवननेस भी चेंज हो जाएगी। अब इसका कुछ की पॉइंट है, ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी मैं आपको आज वन वन और ऑन टू बताने वाली हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बताऊंगी कि क्या है नेसेसरी कंडीशन, ये क्यों है। देखिए, इस नेसेसरी कंडीशन का मतलब है यदि ए में हमेशा फंक्शन को यदि वन वन होना है तो ए में बी से कम ही एलिमेंट होने चाहिए। जैसा कि यहाँ बनाइए, 1 2 3 एलिमेंट यहाँ ले लिए और बी में आपने 2 एलिमेंट ले लिए। हम इसे उल्टा लेके चल रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वन वन के लिए क्यों ऐसा हो। या तो इक्वल या उससे कम, लेकिन हमने उल्टा लिया है। उल्टे लेने पे हम देखेंगे कि वन वन नहीं बन सकता। अब मैंने अगर वन को टू पे भेज दिया तो वन को तो फोर पे नहीं भेज सकते वरना फंक्शन नहीं बनेगा। सपोज करिए टू को फोर पे भेज दिया। अब थ्री के लिए चॉइस ही नहीं है। अगर मैंने थ्री को यहाँ भेज दिया, थ्री को फोर पे भेज दी हूँ तो वन वन नहीं रहेगा, नॉट वन वन। और थ्री को अगर नहीं भेजते हैं, एम्प्टी रह गया, सो नॉट फंक्शन। तो इसका मतलब ए में यदि ज्यादा एलिमेंट हो गए बी से, सो नॉट वन वन फंक्शन, नो वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब इस बात के लिए तो हमने हमेशा फेल कर दिया कि अगर ज्यादा एलिमेंट होंगे तो या तो हमारे पास चॉइस नहीं बचेगी वन वन करने के लिए, या हमारे पास कोई खाली बचा रहेगा। हेंस cardinality of A must be less than or equal to cardinality of B, क्योंकि यदि B में एक और एलिमेंट होता तो आप आराम से भेज देते। ठीक है, जैसा कि यहां देख लीजिए, 1 2, यहाँ सपोज करो 3 4, 1 3 पे चला जाएगा, 2 4 पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इक्वल में। और अगर मैंने कहा कि यहाँ 6 भी रहा तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है एक एलिमेंट होने से, इसके लिए तो 1 1 मिल ही गया ना, तो ज्यादा होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 3 बचे हुए हम टॉपिक कवर करेंगे, ऑन टू, मैनी वन एंड इनटू। ओके देन, फॉर टुडे लेक्चर्स। और आप देखते रहिए रेगुलर, कोई आपको डाउट होता है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। ओके देन।